नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी सेंटर कॉमर्स में। पिछली वीडियो में हमने लेखांकन के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे वेरियस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की विभिन्न शाखाओं के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने है वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? वित्तीय लेन देनों को व्यवस्थित रूप से लिखना तथा परिणाम बताकर प्रस्तुत करना। अब यहां पर देखिए, व्यवस्थित रूप से लिखने, परिणाम बताना, इन सब की बात करें तो ये एक व्यवस्थित रूप, परिणाम बताना और प्रस्तुत करना, इसको एक प्रक्रिया में बांधें तो कैसे बांधेंगे? सबसे पहले हमारा काम होता है वित्तीय लेन देनों का वित्तीय लेन देनों की पहचान, उसके बाद में वित्तीय लेन देनों को दर्ज करना यानी रिकॉर्ड करना। ये क्या है? एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। उसके बाद में वर्गीकरण करना, उसके बाद में क्या है? सारगर्भित करना या विश्लेषण करना, उसके बाद में है प्रस्तुत करना या रिपोर्ट करना। वित्तीय लेखांकन क्या है? वित्तीय लेन देनों को व्यवस्थित रूप से लिखना। अब लिखा कहाँ पे जाता है? सबसे पहले तो वित्तीय लेन देनों की क्या करना, आपको पहचान करनी है कौन से वित्तीय लेन देन हैं और कौन से वित्तीय लेन देन नहीं। वित्तीय लेन देन कौन से होती हैं? जिनमें कहीं ना कहीं पैसे या किसी वस्तु का आदान प्रदान हो। जैसे उधार, 10 लाख का उधार माल बेचा, इसमें पैसे का आदान प्रदान नहीं है लेकिन वस्तु का आदान प्रदान है। 10 लाख रुपए की वस्तु के साथ आप सेवा को भी जोड़ लो, किसी वस्तु, सेवा या पैसे का लेन देन। आपने 5 लाख रुपए की फीस पेमेंट करी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, ये क्या है? एक सेवा के बदले में आपने पैसा प्राप्त दिया या फीस ड्यू हो गई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? वित्तीय लेन देन वे होते हैं जिनमें या तो किसी पैसे या वित्त या सेवा या किसी वस्तु का लेन देन हो। और वित्तीय घटना क्या है? वित्तीय घटना क्या है? अनुबंध करना, ये एक वित्तीय घटना है। समझ में? आगे बात है वित्तीय लेन देनों की पहचान करना, उनको दर्ज करना। दर्ज कहाँ पे किए जाते हैं वित्तीय लेन देन? सबसे पहले वित्तीय लेन देन को हम जर्नल में दर्ज किए जाते हैं। जर्नल को हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक कहते हैं। वर्गीकरण कहाँ पे किए जाते हैं? इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, उसको खाता बही बोलते हैं। सारगर्भित किया जाता है P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, और इसके साथ क्या है? परिणाम बताया जाता है। परिणाम, किसी खाते बनाने का परिणाम क्या हो सकता है? आपको लाभ हानि बता देगा, आपकी संपत्ति बता देगा, आपके दायित्व बता देगा और उनको प्रस्तुत करेगा। ठीक है, वो सब क्या हो गए? वित्तीय लेखांकन का पार्ट। और एक सूचना और कि वित्तीय लेखांकन को व्यापार के बाहर के लोग भी देख सकते हैं, यह उनके लिए भी अवेलेबल होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं लागत लेखांकन की। लागत लेखांकन सामान्यतः
मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में किया जाता है। लागत लेखांकन सामान्यतः उत्पादन करने वाली कंपनियों में किया जाता है, जहां पे उत्पादन का कार्य किया जाए। ब्रॉडली समझें तो यह है प्रबंधकीय लेखांकन का ही एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा अलग समझते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम प्रति इकाई लागत ज्ञात करते हैं। किसी एक प्रोडक्ट की प्रति इकाई लागत क्या होती है और किसी एक प्रक्रिया की लागत कितनी होती है। अगर कोई प्रोडक्ट या कोई उत्पाद विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर बनता है तो किसी एक प्रक्रिया की लागत क्या होती है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसमें लागत को नियंत्रण के करने से संबंधित निर्णय लेते हैं और पूर्व अनुमानित लागत है उसकी वास्तविक लागत से तुलना। यह किसमें, इसकी मेजर इंपॉर्टेंस क्या है लागत लेखांकन की। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट है, कोई भी कंपनी है, अगर वो अपना लाभ कमाने के लिए क्या करना चाहेगी, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को बनाने की लागत आती है मान लीजिए 15 रुपये, और इसको बाजार में 25 रुपये में बेचते हैं। वास्तव में 25 रुपये का ही है, बाजार में इसको 25 रुपये में बेचते हैं। तो कंपनी ने मान लीजिए 10 रुपये का लाभ कमाया। 10 रुपये का लाभ कमाया, तो अगर वो अपना लाभ बढ़ाना चाहती है तो उसके पास दो ऑप्शन है। कॉस्ट कितनी है, लागत है इसकी 15 रुपये, प्रॉफिट कितना है 10 रुपये, तो सेल्स कितनी हो गई 25 रुपये। अगर वो प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है तो उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन है। क्या क्या, या तो अपनी कॉस्ट को कम कर दें, या सेल्स प्राइस बढ़ा दें। अब इतनी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत सेल्स प्राइस बढ़ाना इतना आसान काम नहीं होता। तो व्यापार क्या चाहता है, वो अपनी लागत को कम से कम करे, इसलिए वो इन सभी टेक्निक्स का यूज करके अपनी लागत को कम करने की कोशिश करते हैं। और लागत लेखांकन में हम यह पढ़ते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की एक प्रोडक्ट से किसी प्रोडक्ट की विभिन्न प्रकार की लागत है, उनको दर्ज करना, उनको लिखा जाता है और उनकी रिपोर्ट बनाई जाती है ताकि प्रबंधन द्वारा निर्णय लिए जा सकें। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसे प्रबंध लेखांकन भी बोलते हैं, मैनेजरियल अकाउंटिंग भी बोलते हैं। और अब इसका क्या मतलब है प्रबंधकीय लेखांकन का। लेखांकन की सूचनाओं को प्राप्त करके लेखांकन की सूचनाओं को प्राप्त करके उनका विश्लेषण करके प्रबंध द्वारा निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। ये तो एक साधारण सी बात हो गई। लेखांकन की सूचनाओं को प्राप्त करके, देखिए प्रबंध लेखांकन फ्यूचर की ओर देखता है। जैसे ये यहाँ पे एक वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ 31 मार्च,
जो वित्तीय लेखांकन है जो वो बीत गया उस साल के बारे में अकाउंटिंग करेगा। साधारण सी बात है। लेकिन प्रबंध लेखांकन क्या गया, जो पिछले साल की लेखांकन है उसका विश्लेषण करके अगले साल में जो कोई निर्णय लिए जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में जो कोई निर्णय लिए जाएंगे उनमें हेल्प करेगा। वो बताएगा पिछले साल आपका नेट प्रॉफिट रेशियो इतना रहा था, अगले साल आपको कितना करना, उसके हिसाब से आपको सेलिंग प्राइस या आपको क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए, क्या आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, कौन सा आपका मार्केट होगा किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ठीक है। उसके बाद में हमारी है सामाजिक लेखांकन। आप ये मत समझिए सिर्फ इतने छोटे छोटे ही टॉपिक हैं, इनके अलावा इनमें पूरी बुक्स हैं। सामाजिक लेखांकन यह कुछ नए टॉपिक हैं। सामाजिक लेखांकन है, पर्यावरणीय लेखांकन है, मानव संसाधन लेखांकन है, मूल्यवर्धन लेखांकन है। यह कुछ नए टॉपिक हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। सामाजिक लेखांकन जैसे नाम से पता चल रहा है, सामाजिक यानी समाज, समाज से बना। समाज से व्यापार क्या क्या प्राप्त करता है? समाज से व्यापार क्या क्या प्राप्त करता है? देखिए, समाज से व्यापार विभिन्न तरह के संसाधन प्राप्त करता है। क्या? एक तो वो मानव संसाधन प्राप्त करता है। मानव संसाधन का मतलब जो उनके यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जो उनके यहाँ पे व्यक्ति काम कर रहे हैं, वो एक समाज के ही हैं। तो जो समाज के संसाधनों के बदले वह रिटर्न में समाज को क्या क्या फायदे दे रहा है? समाज के संसाधन प्राप्त करने के बदले में रिटर्न में समाज को क्या क्या फायदे दे रहा है, इसकी रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करी जाती है। उसे क्या कहते हैं? मतलब कि अगर कोई व्यापार समाज में है तो वह समाज के संसाधनों का प्रयोग करेगा। समाज के संसाधन जैसे मानव संसाधन का प्रयोग कर लिया, तो अगर वो समाज के संसाधनों का प्रयोग कर रहा है तो उसकी यह जिम्मेदारी है कि वह समाज को उसके बदले में कुछ दे। तो वो उसके बदले में समाज को क्या क्या, कितने उसने स्कूल्स खोली हैं, क्या कोई एनजीओ चला रहा है, इस तरह की। मान लीजिए कोई माइनिंग का काम हो रहा है, माइनिंग के काम के कारण जो लोग हैं उनके लंग्स में मिट्टी जम रही है, जिनके कारण लोगों की एवरेज उम्र हो गई 50 साल। तो वह वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ उनके बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठा रहा है, और वहाँ पर जो कोई हॉस्पिटल खोल रहा है क्या, तो इससे संबंधित एक रिपोर्ट बनाकर उसे प्रस्तुत करनी होती है। उसे क्या कहते हैं? सामाजिक लेखांकन। उसके बाद में आती है हमारी पर्यावरणीय लेखांकन। सामाजिक लेखांकन और पर्यावरणीय लेखांकन बिल्कुल समान है, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। इसमें तो ये संसाधन, समाज के संसाधनों की बात हो रही है। पर्यावरणीय लेखांकन में सिर्फ पर्यावरण के संसाधनों की बात होगी कि कोई व्यापार पर्यावरण से संसाधन ले रहा है। पर्यावरण से संसाधन कैसे? या पर्यावरण को दूषित कर रहा है, या तो जैसे मान लीजिए भूमि, मान लीजिए उसकी फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं पोल्यूशन फैला रहा है, वो और कोई संसाधन काम में ले रहा, पर्यावरण का जल पानी काम में ले रहा, इसके बदले में वो पर्यावरण को रिटर्न में क्या दे रहा है? पर्यावरण को क्या दे रहा है? कितने पेड़ लगाए, कितने एयर प्यूरिफायर लगाए,
या किसी और तरह की कोई फैसिलिटी उपलब्ध कराई पर्यावरण के लिए, तो इसको क्या कहते हैं, पर्यावरण लेखांकन। इसकी रिपोर्ट बनाकर जो प्रस्तुत की जाती है उसको कहते हैं पर्यावरणीय लेखांकन, और जो समाज से जो संसाधन लेता है उसके बदले में जो रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की जाती है उसे कहते हैं पर्यावरणीय लेखांकन। अब अगला है फोरेंसिक लेखांकन। फोरेंसिक लेखांकन क्या है? फोरेंसिक लेखांकन है, मान लीजिए किसी व्यापार में कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, मतलब किसी फ्रॉड से इन्वेस्टिगेशन करके अकाउंटिंग की जा रही हो, किसी धोखे से उसकी खोजबीन की जा रही हो लेखा पुस्तकों की, उसको क्या बोलते हैं, फोरेंसिक अकाउंटिंग। अब फोरेंसिक अकाउंटिंग कैसे कैसे की जा सकती है? इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म की जा सकती है, धोखे की जांच की जा सकती है, और क्या होता है कि कोई इंश्योरेंस क्लेम दे रही है कोई कंपनी, तो वह बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच कर रही है। कोई इंसॉल्वेंट हो गया उसका कंपनी का ओनर, तो उसकी जांच की जा सकती है। या फिर कोई फाइनेंशियल थ्रेफ्ट हो गई हो, पैसे की चोरी हो गई है, उन सब की जांच के लिए क्या किया, जो अकाउंटिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं, फोरेंसिक अकाउंटिंग कहते हैं। इसका हिंदी का शब्द भी फोरेंसिक ही है, मुझे तो मिला नहीं, अगर किसी को मिला है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद में है कर लेखांकन। कर लेखांकन यह है कि भारत सरकार द्वारा कर को ज्ञात करने के लिए तथा भुगतान के लिए जिस लेखांकन प्रणाली का पालन किया जाता है, कर के को ज्ञात करने के लिए, कर का भुगतान करने के लिए जो भी प्रोसीजर बनाए जाते हैं, जो भी ग्रुप ऑफ प्रोसीजर है, वो क्या कहलाता है, कर लेखांकन। अब अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है, मानव संसाधन लेखांकन। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे थे, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बहुत का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, वो सिर्फ उन्हीं लेन देनों, उन्हीं संपत्तियों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाता है जिनको मौद्रिक मूल्य में मापा जा सके। अब एक बात बताइए, कोई कंपनी है और उस कंपनी की टीम ऐसी है कि अगर उसे सब कुछ भी छीन ले तो वह पुनः की पुनः आपको फिर दोबारा से वर्ल्ड में टॉप पर आ सकती है। तो मतलब जैसे कंपनी में एक अच्छा मैनेजर है, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है, क्या इनको कहीं पर हम दिखाते हैं किसी लेखा में? तो आधुनिक युग में यह नई लेखांकन प्रणाली है, इसके माध्यम से जो हम मानव संसाधन में हम निवेश कर चुके, मानव संसाधन में निवेश कर चुके, निवेश मतलब जितना पैसा हम उनमें लगा चुके हैं, उसके आधार पर मानव संसाधन के मूल्य की गणना की जाती है। एक बात बताओ, एक इफिशिएंट एम्प्लॉय और एक लेजी एम्प्लॉय में कुछ तो फर्क होगा। अगर हम इनको हम समान तो नहीं मान सकते, तो एक कंपनी में एक इफिशिएंट एम्प्लॉय है, एक में लेजी एम्प्लॉय है। तो आधुनिक युग में हम क्या बोलते हैं, आपके पास जो टीम है
वो भी आपकी एक असेट्स है। तो इसके लिए हमने क्या किया, मानव संसाधन लेखांकन का प्रयोग किया। आधुनिक युग में इसको काफ़ी जगह किया जा रहा है। बहुत सी कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट में मानव संसाधन में किए गए निवेश के बारे में वर्णन करती हैं और अपनी एनुअल रिपोर्ट में बताती हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा वैल्यू एडिड अकाउंटिंग, यानी मूल्यवर्धित लेखांकन। वैल्यू एडिड का अकाउंटिंग का मतलब है कि किसी एक टाइम पीरियड के दौरान, किसी एक टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड क्या होगा, लेखांकन वर्ष भी हो सकता है। किसी एक टाइम पीरियड के दौरान व्यापार ने अपनी कितनी वेल्थ बढ़ाई है, व्यापार ने कितनी वेल्थ बढ़ाई है। दूसरे शब्दों में बात करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब जितना आपने सामान बेचा है उससे मार्केट वैल्यू उस आउटपुट की कितनी ज़्यादा है। तो किसी एक लेखांकन वर्ष के दौरान आपके व्यापार ने किसी पर्टिकुलर गुड्स में कितनी वैल्यू ऐड करी है, वो क्या होती है, मूल्यवर्धित लेखांकन। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है अंकेक्षण। अंकेक्षण क्या होता है, देखिए अंकेक्षण साधारण भाषा में बात करें, अंकेक्षण के टॉपिक में हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। अंकेक्षण का मतलब होता है लेखा पुस्तकों की स्वतंत्र रूप से आलोचनात्मक जांच। जो हमने, ये किसी तरह का अकाउंटिंग नहीं होता, लेकिन ये क्या होता है कि जो हमने लेखांकन किया है उसकी जांच करनी है कि आपने वो लेखांकन सही किया है या गलत किया है, आपने लेखांकन नियमों का पालन किया है या नहीं किया है। इसको हम बहुत विस्तार से, एक अलग टॉपिक, पूरा बुक की ही चलती है अंकेक्षण की, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम पढ़ते हैं लेखांकन की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में, कि लेखांकन की क्या क्या अवधारणाएं हैं, कौन कौन सी अवधारणाएं क्या होती है। कि एक तरह से अवधारणाएं क्या है कि ये मान्यताएं हैं कि जो अकाउंटिंग करते समय इनकी पालन करना हमें आवश्यक होता है। मान्यताओं भी बोल सकते हो आप इसको। सॉरी, एक मिनट। तो पहली अवधारणा कौन सी है लेखांकन की? पहली अवधारणा है द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय अवधारणा का मतलब यह है, आप कोई भी लेन देन करो, कोई भी वित्तीय लेन देन करो, इससे दो पक्ष प्रभावित होंगे, दो पक्ष निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। क्या किसी भी लेन देन से दो पक्ष प्रभावित होंगे। इन दोनों पक्षों को क्या क्या कहा जाता है? इन एक पक्ष को तो हम कहते हैं नाम, यानी डेबिट,
दूसरे पक्ष को हम कहते हैं जमा यानी क्रेडिट। मतलब कि कोई खाता जितने रुपए से डेबिट हुआ है, कोई अन्य खाता उतने रुपए से जरूर क्रेडिट होगा। कोई भी लेन देन इन दोनों को प्रभावित करेगा, इन दोनों पक्षों को प्रभावित करेगा। जैसे मैं बात करूं, राम को माल बेचा, अमाउंट मान लीजिए 10,000 रुपये का माल बेचा और कैश में बेचा आपको, मान लीजिए है ना, नगद में बेचा आपको, नगद में राम को माल बेचा आपने 10,000 रुपये का। तो आपके पास क्या आए हैं, 10,000 रुपये आए हैं, ठीक है, और आपसे क्या गया है, 10,000 का माल गया है। मान लीजिए उधार में बेचा होता तो आपके 10,000 से देनदार बढ़ गए और देनदार तो आपके बढ़ गए और क्या हो गए, माल आपका कम हुआ। तो किसी भी लेन देन के दो पक्ष अवश्य होते हैं। अगली अवधारणा की बात करते हैं हम, मुद्रा मापन अवधारणा। मुद्रा मापन अवधारणा को आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। मुद्रा मापन अवधारणा का तात्पर्य ऐसी है, सिर्फ उन्हीं लेन देनों का, सिर्फ उन्हीं चीज़ों का लेखांकन किया जा सकता है जिनको हम मुद्रा में माप सकते हैं। सिर्फ मौद्रिक रूप में जिनको मापा जा सके, सिर्फ हमें उन्हीं का ही क्या करना है, लेखांकन करना है। तो मुद्रा मापन की अवधारणा हमें क्या बताती है, वो सभी घटनाएं जिन्हें हम मौद्रिक रूप से यानी मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें उन्हीं का क्या करेंगे, हम लेखांकन करेंगे। अगला हमारे पास है व्यावसायिक इकाई अवधारणा। इसे आप पृथक अस्तित्व की अवधारणा भी बोल सकते हैं। व्यावसायिक इकाई अवधारणा हो सकता है ये छोटा था, इसको पृथक अस्तित्व की अवधारणा में बोलते हैं। यह अवधारणा क्या कहती है, व्यवसाय तथा व्यवसायी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब व्यवसाय तथा व्यवसायी अलग अलग होते हैं। इसी मुद्रा के आधार पर व्यवसायी कभी भी अपने व्यक्तिगत खर्चों को व्यापार का खर्चा नहीं मान सकता और व्यापार में व्यवसायी का खाता पूंजी खाते के नाम से दर्शाया जाता है। और इसी अवधारणा के तहत व्यवसायी को व्यापार का लेनदार माना जाता है। लेनदार मतलब कि व्यवसायी व्यापार से पैसे मांगता है। आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए मैं 10 लाख रुपए लेके कोई व्यापार प्रारंभ कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं 10 लाख रुपए व्यापार के मांगने लग गया। व्यापार के लिए मैं क्या हो गया, लेनदार हो गया। तो
व्यवसायिक इकाई अवधारणा या पृथक अस्तित्व की अवधारणा। पृथक अस्तित्व की बात करें तो व्यवसाय और व्यवसाय का अस्तित्व अपने आप में अलग अलग होता है। ठीक है, इसके बाद में है अगला चालू व्यवसाय अवधारणा। चालू व्यवसाय अवधारणा। चालू व्यवसाय अवधारणा यह बताती है कि व्यापार अनिश्चित काल तक चलेगा। व्यापार क्या होगा? अनिश्चित काल तक चलेगा, अनिश्चित काल तक अविच्छिन्न रूप से चलेगा। व्यापार काल तक चलेगा और अविच्छिन्न रूप से चलेगा, यानी अबाधित रूप से चलेगा, निर्बाध रूप से भी चलेगा, ऐसे बात कर लो चाहे, निर्बाध रूप से। इसी अवधारणा के आधार में अपने व्यापार को कोई उधार में या सामान अपने को उधार में या रॉ मटेरियल उपलब्ध होता है या फिर हम उधार में खरीद कर पाते हैं। इसी अवधारणा के आधार पर हम संपत्ति और दायित्वों का वर्गीकरण कर पाते हैं। कैसे? मान लीजिए हमने कोई संपत्ति खरीदी 10 लाख की, मशीन खरीदी है, उसकी उम्र है 10 साल। ठीक है, अब हम यही तो सोचते हैं कि हमारा व्यापार अनिश्चित काल तक चलेगा, तभी तो हम 10 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या 20 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अगर हमें पता हो कि व्यापार अपना 4 साल में ख़त्म हो जाएगा तो 10 साल के लिए प्लानिंग क्यों करेंगे? हम तो यही सोच के चलते हैं ना कि व्यापार हमारा अनिश्चित समय तक चलेगा, कभी भी बंद नहीं होगा। इसी के आधार पर लोग इसी के आधार पर तो आपको पैसा उधार देते हैं। कोई व्यापारी है बाजार में, अब मान लीजिए उसका पता है कि यह है व्यापार अनिश्चित काल तक चलेगा, तभी तो लोग आपको पैसा देते हैं। जैसे एक किराना की शॉप है, यह किसी से सामान खरीदने जाता है, अपने सामान खरीदने जाता है या इसके पास कोई सप्लायर सामान देने आता है। बहुत बार ये सामान क्रेडिट पे देके जाता है, तो अब इसको लगता है कि नहीं कि दुकान का अस्तित्व रहेगा, तभी तो वह इसको सामान उधार में देगा। अगर उसे पता है कि इस दुकान का अस्तित्व नहीं रहेगा तो वो क्यों उधार में देगा। इसके बाद में अगली अवधारणा अपनी लागत अवधारणा। उसके बाद में हमारी अगली अवधारणा है लागत अवधारणा। लागत अवधारणा क्या कहती है कि जो व्यापार की संपत्तियां हैं उनको लागत मूल्य पर दिखाओ। जब तक संभव हो सके तब तक लागत मूल्य पर दिखाओ, यानी जिस मूल्य पर उनको प्राप्त किया जाता है उसी मूल्य पर उनको दिखाओ। लेकिन मान लीजिए समय उपरांत अगर इनका पुनर्मूल्यांकन आवश्यक समझा जाए तो इनका पुनर्मूल्यांकन भी करना चाहिए। लागत मूल्य यानी ऐतिहासिक मूल्य भी बोल सकते हो आप इसको। लेकिन मान लीजिए ऐतिहासिक मूल्य और बाजार मूल्य में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाए तो आप इनका पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। अगली अवधारणा हमारी है लेखा अवधि अवधारणा।
लेखा अवधि अवधारणा क्या कहती है? लेखा अवधि अवधारणा हमें यह बताती है कि व्यापार के अंतिम खाते एक निश्चित अवधि के बाद में बनाए जाएंगे। अंतिम खाते एक निश्चित अवधि के बाद बनाए जाएंगे, जिसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? जिसे सामान्यतः लेखा वर्ष कहा जाता है। सामान्यतः यह कितना होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। सामान्यतः यही होता है, जरूरी नहीं इतना ही हो, लेकिन मैं आपको बात करूं, अगर आपसे पूछा जाए वित्त वर्ष कितना होता है तो यही होता है। वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का ही हमारा क्या होता है? वित्त वर्ष होता है। उसके बाद में लिखो आय वसूली अवधारणा। आय वसूली अवधारणा क्या कहती है? आय वसूली अवधारणा यह कहती है कि आय को जब हम प्राप्त कर लें उसके बाद में हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। आय है, इनकम है, जब इसको प्राप्त कर लें उसके बाद क्या करना चाहिए? दर्ज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको आज से 1 साल बाद में दिख रहा है कि हमें इतनी इनकम होगी, उसको आज ही रिकॉर्ड कर लें हमारी इनकम 1 लाख रुपए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जबकि जो खर्चे हैं उनका पूर्व अनुमान लगाकर क्या करना चाहिए? आपको प्रोविजन बनाना चाहिए, यानी प्रावधान। प्रावधान का मतलब है कि इन्हें खर्चों के लिए एक तरह से ये है कि हमें पता है हमारा अगले साल किसी एक आपको कोई खर्चा आने वाला है बड़ा, तो पहले से इस डिब्बे में पैसे इकट्ठे करके रखो। प्रावधान एक ऐसा डिब्बा है, पहले से खर्चे दिखा के रखो। अगर आगे के वर्ष में लाभ नहीं होगा तो इनसे वो खर्चों को पूरा किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।